हेलो एंड वेलकम टू द जियोफाई। ये हम डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब डिज़ास्टर्स में फर्स्टली वी वुड बी सीइंग कि भाई डिज़ास्टर्स हैं कौन कौन से, मतलब इंपॉर्टेंट डिज़ास्टर्स हैं। ठीक है, फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे नेचुरल डिज़ास्टर्स का, अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे, देन वी वुड टॉक अबाउट द सुनामी, देन वी वुड टॉक अबाउट द साइक्लोन्स एंड उसके बाद जो है वो ड्रॉट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो डिज़ास्टर्स के बारे में देखते हैं। पहले देखो, डिज़ास्टर में वी हैव, हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी बताना है कि ये कब हुई थी। उसके बाद वी विल टॉक कि भाई जो हमारा चारनोबिल डिज़ास्टर है वो कब हुआ था। तो जो हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये कब हुई थी, इट हैज़ हैपेंड इन द 19, ये हुई थी आपकी 1984 में। ठीक है, ये आपकी हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। और इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो आपकी गैस रिलीज हुई थी विच वॉज कॉल्ड एज द मैथिल, इसको बोलते हैं मैथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, अब ये जो मैथिल आइसोसाइनेट है बिकॉज इट हैज़ रिलीज, तो बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, इसमें फिर हम बात करेंगे जो हमारा चारनोबिल डिज़ास्टर है। तो जो चारनोबिल डिज़ास्टर है ये हुआ था आपका यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन में, एंड इट हैज़ हैपेंड इन द 1986। ठीक है, 1986 में हुआ था एंड इट वाज द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ओके, ये था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। ठीक है, ये फिर अब क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स देखते हैं। तो देखो, डिज़ास्टर्स को है आप चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका एटमॉस्फेरिक, दूसरा है आपका टेरेस्ट्रियल, तीसरा एक्वाटिक एंड चौथा है आपका बायोलॉजिकल। तो पहले जो है हम एटमॉस्फेरिक देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर्स कौन कौन से हैं। सो वी हैव एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर्स में ब्लिजर्ड, ठीक है, ब्लिजर्ड है। फिर उसके बाद है हमारे पास जो थंडर स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म के बाद यू हैव द लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग के बाद आपका आ जाएगा टोर्नेडो, टोर्नेडो के बाद यू हैव द ट्रॉपिकल साइक्लोन। फिर उसके बाद ड्रॉट है। ठीक है, ड्रॉट को याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप नहीं इसको क्लासीफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये ब्लेजर्ड और ये ड्रॉट, इसको याद रखना है कि ये जो है वो एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स हैं। उसके बाद आपका हेल स्टॉर्म आ जाएगा। फिर आपका जो हीट वेव है और जो आपकी कोल्ड वेव है, दे आर ऑल्सो द एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स। ठीक है, तो इनको याद रखना है। अब टेरेस्ट्रियल डिजास्टर में कौन कौन से आ जाते हैं। देखो, टेरेस्ट्रियल डिजास्टर में हमारे पास है अर्थक्वेक, उसके बाद है आपका वोल्केनो, वोल्केनो के बाद आपका आ जाएगा लैंडस्लाइड, फिर आपका अवलांच। ठीक है, ये अवलांच जो है इट इज़ द टेरेस्ट्रियल डिजास्टर, याद रखना है। फिर आपका जो है सब्सिडेंस, सब्सिडेंस के बाद आपका सॉइल इरोजन। ठीक है, फिर एक्वाटिक, एक्वाटिक में वी वुड टॉक अबाउट द एक्वाटिक, एक्वाटिक में वी हैव द फ्लड्स। ठीक है, फ्लड्स को तो हम पहचान लेंगे। उसके बाद टाइडल वेव्स, ठीक है, टाइडल वेव्स हैं। देन यू हैव द ओशन के करंट्स, देन आपका जो स्टॉर्म सर्जेस है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी सुनामी। तो जो सुनामी है इट इज़ द एक्वाटिक, ठीक है, याद रखना। और बायोलॉजिकल क्या है, बायोलॉजिकल वो जो कि प्लांट और एनिमल वगैरह जो डिजीज फैलाते हैं उसको हम बायोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स हैं, ब्लिजर्ड, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, टोर्नेडो, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, फ्रॉस्ट, हीट वेव, कोल्ड वेव। ठीक है, फिर टेरेस्ट्रियल में हमारे पास है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस, लैंड स्लाइड, अवलांच, सबसिडेंस एंड सॉइल इरोजन। एक्वाटिक में है हमारे पास फ्लड, टाइडल वेव्स, ओशन करंट्स, स्टॉर्म सर्जेस एंड सुनामी। फिर बायोलॉजिकल में है हमारे पास प्लांट और एनिमल में, जैसे कि लोकस्ट आ जाते हैं, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरल्स। ओके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अब अर्थक्वेक। देखो, अर्थक्वेक क्या आता है, फर्स्टली यू नीड टू नो कि भाई अर्थक्वेक कुछ ऐसे आता है। ठीक है, दिस इज द फॉल्ट लाइन, ये आपकी फॉल्ट लाइन होती है। समझो, यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, दिस इज द अर्थक्वेक जहाँ पर फॉल्ट लाइन के यहाँ पर। ठीक है, सो दिस वुड बी कॉल्ड एज द हाइपोसेंटर, इसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। और हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर सरफेस पे होता है आपका एपीसेंटर। ठीक है, तो एपीसेंटर पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। देन वी वुड टॉक अबाउट कहाँ कहाँ, मतलब ये प्लेसेस जो है ना, और ईयर पूछ लिया जाता है कि अर्थक्वेक जैसे गुजरात में आया है तो कब आया है। सो ये आपको ईयर याद रखने हैं। जैसे गुजरात का सबसे फेमस जो अर्थक्वेक है वो 2001 में आया था एंड इट इज़ कॉल्ड एज द भुज। ठीक है, जो आपका भुज का अर्थक्वेक है वो। फिर उसके बाद आ जाता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखो दो अर्थक्वेक आए हैं, महाराष्ट्र में दो अर्थक्वेक आए हैं। तो जो पहला अर्थक्वेक है, ठीक है, द फर्स्ट अर्थक्वेक इज इन द 1967 और दूसरा जो है वो है 1993 में। तो जो 1967 में आया इट इज़ कॉल्ड एज द कोयना। ठीक है, कोयना अर्थक्वेक। फिर उसके बाद है लतूर, लतूर आया था 1993 में, 1993 में लतूर आया और 1967 में आया आपका कोयना अर्थक्वेक। फिर जम्मू एंड कश्मीर, देखो जम्मू एंड कश्मीर में 2005 में एक अर्थक्वेक आया,
कब कहाँ आया, एंड इट मतलब ये जो आया था आपके मुजफ्फराबाद में, या फिर आप या मुजफ्फराबाद में जो है ये 2005 में जम्मू एंड कश्मीर में आया। तो ये प्लेसेस याद रखना है कि गुजरात में 2001 में आया भुज में, फिर आपका महाराष्ट्र में 1967 में कोयना में आया, 1993 में लातूर में, और जम्मू एंड कश्मीर में 2005 में मुजफ्फराबाद में, ठीक है। फिर इफेक्ट क्या होता है, देखो अर्थक्वेक के डिफरेंट इफेक्ट होते हैं ग्राउंड पे, मैन मेड स्ट्रक्चर पे और वाटर पे। तो हम ये जो है देख लेते हैं, ठीक है। वी वुड सी कि भाई ये आपके इफेक्ट होते क्या हैं। यहाँ पर लेट मी ड्रॉ हियर, ओके देखो तो ठीक है। अब हमारा देखते हैं कि भाई ग्राउंड पे कौन सा इफेक्ट आता है। ग्राउंड के बाद आपका जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मैन मेड स्ट्रक्चर्स पर भी कुछ इफेक्ट होते हैं, उसके बाद आपके वाटर पर भी कुछ इफेक्ट होते हैं। तो जो आपका ग्राउंड में क्या आ जाता है, अर्थक्वेक की वजह से आपके फिशर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिशर्स के बाद यू विल बी हैविंग द सेटलमेंट, आपके जो सेटलमेंट्स हैं, फिशर सेटलमेंट्स, सॉरी ये है आपका फिशर सेटलमेंट्स। फिर दूसरा है आपका लैंड स्लाइड आ सकता है ग्राउंड पे, ठीक है। फिर लिक्विफैक्शन हो सकता है, ठीक है, लिक्विफैक्शन। तो इसको याद रखना है कि लिक्विफैक्शन इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। देन यू वुड बी हैविंग अर्थ का प्रेशर, ठीक है, अर्थ प्रेशर भी आ सकता है। देन आपके कुछ चेन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। देन आपका मैन मेड, अब मैन मेड में क्या आ जाएगा, मैन मेड में आपका क्रैकिंग हो सकता है, ठीक है। क्रैकिंग के बाद आपका क्या हो सकता है, आपका स्लाइडिंग हो सकता है। क्रैकिंग के बाद यू आर हैविंग द स्लाइडिंग्स, उसके बाद आपके ओवर टर्निंग्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, आपके ओवर टर्निंग्स हो सकते हैं। ओवर टर्निंग्स के बाद आपके हो सकते हैं बकलिंग, ठीक है, बकलिंग भी हो सकता है आपका। फिर उसके बाद आपका कोलैप्स भी हो सकता है, और कोई और भी चेन रिएक्शंस हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ओवरटर्निंग, बकलिंग एंड कोलैप्स, ठीक है। ये तीन है जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स पे ये इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। फिर वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, वाटर पे आपके वेव्स आ सकते हैं, या फिर आपका जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है वो बन सकता है। देन आपका जो सुनामी है, सुनामी भी आ सकता है। देन कोई और भी पॉसिबल चेन रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भाई जो ग्राउंड है, ग्राउंड में आपका इम्पॉर्टेंट है कि लिक्विफैक्शन, और मैन मेड में इम्पॉर्टेंट है ये आपका ओवरटर्निंग, बकलिंग एंड कोलैप्स, ठीक है। फिर मर्कली एंड रिक्टर स्केल, ये जो दो स्केल्स हैं इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। लेट्स सी द डिफरेंस। तो पहले आपका मर्कली स्केल, अब जो मर्कली स्केल है वो आपकी इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। इट इज ओके, मर्कली स्केल इज यस, ये आपका मर्करी स्केल जो है वो इंटेंसिटी बताता है। इंटेंसिटी मतलब ये बताता है कि कितना डैमेज हुआ है, हाउ मच डैमेज। फिर आपका जो रिक्टर स्केल है, इट इज ये आपको बताएगा मैग्नीट्यूड, कि कितना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है मतलब ये जो रिक्टर स्केल है 0 से 10 तक इसकी वैल्यू होती है, एंड इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है। बट जो आपका मर्करी स्केल है इसकी वैल्यू होती है 1 से 12 तक, एंड इट इज चेंजिंग। जैसे जैसे आप ये जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर से दूर जाओगे ना, तो आपका मर्करी स्केल जो है इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो मर्करी स्केल जो है वो इंटेंसिटी नापने के लिए, रिक्टर स्केल आपका मैग्नीट्यूड के लिए। जो मर्करी स्केल है वो डैमेज बताता है, रिक्टर स्केल आपका मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 0 से 10 तक, और इसकी होती है 1 से लेके 12 तक, ठीक है। तो ये हमारा अर्थक्वेक का इम्पोर्टेंट था। देन वी वुड टॉक कि भाई अर्थक्वेक हजार्ड्स जो हैं वो कहाँ आते हैं। तो सबसे आपको इतना तो याद नहीं रहेगा, बट आप ये देखो, दिस इज द हाई रिस्क जोन। तो आप हाई रिस्क जोन देख लो, दिस इज द हाई रिस्क जोन। बिहार का नॉर्थ पार्ट जो है वो हाई रिस्क जोन है। फिर जो आपका गुजरात है, गुजरात का दिस इज द ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर का है, उत्तराखंड का थोड़ा सा पार्ट है, सॉरी हिमाचल का, और थोड़ा सा उत्तराखंड का पार्ट है। तो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो आपका एंटायर नॉर्थ ईस्ट है ये आपका हाई प्रोन जोन में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो नॉर्थ में बिहार है, ठीक है, नॉर्दर्न बिहार, इट वुड बी इन द हाई रिस्क जोन। देन आपका पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड ये भी होंगे, एंड आपके पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश ये भी होंगे, एंड देन यू हैव द पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे विल बी। एंड आपका जो वेस्टर्न
गुजरात है, वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपके हाई अर्थक्वेक जोन हो चुके हैं, ठीक है। दिस इज द हाई अर्थक्वेक जोन। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, दीज आर द हाई अर्थक्वेक जोन्स, ठीक है। ये देन वी वुड टॉक अबाउट भाई ये जो सुनामी है। अब देखो सुनामी, सुनामी की मैं बात करूं तो सुनामी बेसिकली जब आपका अर्थक्वेक, जो आपका अर्थक्वेक का फोकस है, फोकस मतलब जो आपका हाइपोसेंटर है, यदि बिलो, यदि आपका जो फोकस है वो बिलो वाटर है, तो जो उससे इफेक्ट होता है वो होता है आपका सुनामी। तो सुनामी का जो बिहेवियर है वो शैलो वाटर में और डीप वाटर में अलग अलग होता है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब आपका जो सीस्मिक ओरिजन है वो पानी के नीचे होता है, दिस इज अ सीस्मिक ओरिजन, जब ये पानी के नीचे है ना, और जो ये वेव्स यहाँ पर जनरेट होंगी, तो जो भी वेव्स जनरेट होंगी दे विल बिहेव लाइक द ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है। ये जो है वो ग्रेविटेशनल वेव की तरह बिहेव करेंगी। अब हम देख लेते हैं कि शैलो और डीप वाटर में ये जो सुनामी है वो कैसे कैसे इफेक्ट डालती है। तो आप ये बात याद रखो, पहली बात तो कि जब आपका मान लो शैलो वाटर है, ठीक है, ये आपका शैलो वाटर है, तो आपका जो अर्थक्वेक है वो कुछ मतलब अर्थक्वेक से जो वेव्स बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, मतलब दे आर वेरी हाई वेव्स, ठीक है। बाकी जब आप डीप वाटर्स में होते हो, मतलब आप ओपन ओशियन में होते हो, ठीक है, यू आर इन ओपन ओशियन, तो आपका जो वेव्स हैं वो कुछ ऐसी बनती है, दीज आर द वेव्स। तो अब इन दोनों वेव्स में आप क्या डिफरेंस देख रहे हो, देखो इन दिस वेव यू आर सीइंग लाइक कि भाई जो स्पीड है, स्पीड इस वेव की बहुत ज़्यादा हाई है, और इसका जो वेव हाइट है, वेव हाइट भी आप देख रहे हो कि इट इज़ क्वाइट हाई, ठीक है। बट आपकी जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ, ठीक है, वेव लेंथ जो है यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। तो यही फीचर्स होते हैं शैलो वाटर में सुनामी के। सुनामी मतलब शैलो वाटर में सुनामी जो है वो स्पीड तो हाई हो जाती है, इसकी वेव हाइट बढ़ जाती है, बट आप देख रहे हो कि इसकी वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई है। बट ऑन द अदर हैंड जब आपकी सुनामी वेव ओपन ओशियन में है या फिर आपका डीप वाटर्स में है, तो ये क्या होगा, देखो आप देख रहे हो कि इसकी जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, तो वेव लेंथ इसकी जो है वो इंक्रीज होती है, इसकी स्पीड कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है। और आप देख रहे हो कि इसकी वेव हाइट जो है वो कम हो चुकी है, तो जो आपकी वेव हाइट है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि भाई आपका स्पीड घट जाएगी, आपका वेव हाइट जो है वो सॉरी वेव हाइट जो है वो वेव हाइट जो है वो कम हो जाएगा, और आपकी वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है अपने को। फिर साइक्लोन्स, अब देखो साइक्लोन्स जो है मतलब दो चार ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। जैसे कि जो हमारा साइक्लोन है, अब साइक्लोन हमारा इक्वेटर में क्यों नहीं बनता है, देखो साइक्लोन हमारा इक्वेटर में इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स एक मिनट, यहाँ पर जो आपका कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, मतलब इक्वेटर में 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक आपका जो कोरियोलिस फोर्स है वो नहीं होता है, इसीलिए आप देखोगे कि इक्वेटोरियल रीजन में आपको साइक्लोन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द साइक्लोन का ओरिजिन। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि उसको ये जो है लेटेंट हीट मिलती रहे। और दूसरा ये है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि स्मॉल क्या होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, किसमें, स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड, जो आपके वर्टिकल विंड की स्पीड है, ठीक है, वर्टिकल विंड की स्पीड, इसमें छोटा सा वेरिएशन होना चाहिए। और चौथा आ जाता है आपका कि प्री एग्जिस्टिंग, आपका लो प्रेशर जो है वो प्री एग्जिस्टिंग होना चाहिए, इट शुड बी प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, ठीक है। फिर फिफ्थ आपका हो जाएगा कि आपका हो जाएगा अपर डाइवर्जेंस, मतलब क्या होना चाहिए, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, आपका अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ठीक है, अपर डाइवर्जेंस। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, जो वर्टिकल विंड की स्पीड है उसमें स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए, और जो आपका अपर डाइवर्जेंस है, अपर डाइवर्जेंस ऑफ अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम से जाना जाता है साइक्लोन्स को अलग अलग प्लेसेस पे। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो साइक्लोन है, साइक्लोन का हाई प्रोन जोन कौन सा है, देखो आप बिलीव नहीं करोगे, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हाई प्रोन जोन है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देखो, दिस इज द योर मिजोरम, ये आपका मिजोरम है, एंड दिस इज योर त्रिपुरा, ये हाई जोन है। उसके बाद दिस गुजरात वाला जोन, एंड देन दिस इज द पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा ये सदर्न तमिलनाडु है, ये हाई प्रोन जोन नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पर दिस जोन इज द हाई प्रोन जोन, ठीक है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस जोन ये वाला जोन जो है वो हाई प्रोन जोन है। तो हम देख लेते हैं सबसे एकदम हाई वाला जोन कौन सा है,
वी हैव एकदम हाई वाला जोन जो आपका ईस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है, या फिर आप ईस्टर्न लद्दाख बोल लो, ईस्टर्न लद्दाख ज़्यादा सही रहेगा, मतलब जो आपका ईस्टर्न लद्दाख वाला पार्ट है, ठीक है, लद्दाख, ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर का। और दूसरा है आपका ये त्रिपुरा वाला पार्ट, त्रिपुरा एंड मिजोरम वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका गुजरात का कोस्ट हो जाएगा, गुजरात के कोस्ट के बाद आपका जो ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, इट इज़ हाई। एंड इसके बाद जो है यू हैव द इंडो गैंजेटिक प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन है, फिर आपका जो पेनिनसुला है, इसके बाद आपका पेनिनसुला आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द, मतलब ये कुछ ऐसे साइकिल है। फिर वी वुड टॉक अबाउट कि अलग अलग प्लेसेस पे कहाँ कैसा बोलते हैं साइक्लोन को। सो आप देख लेते हैं जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है, यहाँ पर हम साइक्लोन को क्या बोलते हैं, यू आर कॉलिंग एट, मतलब यहाँ पर जो साइक्लोन है, यहाँ पर तो साइक्लोन ही नाम है इसका, ठीक है। बाकी इस वाले एरिया में जो आपका चाइना सी वाला एरिया है, यहाँ पर बोलते हैं इसको टाइफून, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द टाइफून। एंड जापान में इसको क्या बोलते हैं, जापान में इसको बोलते हैं टाइफू, ठीक है, टाइफू बोलते हैं। एंड आपका जो फिलीपींस है, फिलीपींस में बोलेंगे दिस इज द बायगो, ठीक है, बायगो इसका नाम है फिलीपींस में। देन यहाँ पर आपका नाम है जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में, मतलब अपर पार्ट में, इसका नाम है विली विली, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द विली विली। एंड जो आपका अटलांटिक वाला एरिया है, यहाँ पर यदि साइक्लोन्स आते हैं तो इनको बोलते हैं हरिकेन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द हरिकेन्स। तो इनके अलग अलग ये नेम्स हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर वी वुड टॉक अबाउट द ड्रॉट। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉट हैं, जैसे कि आपका मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट है, ठीक है, ओके, 1 मिनट, आपका एक है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल, हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, और एक है त्रिकाल। अब मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, देखो, मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट आप तब बोलोगे, मीटियोरोलॉजिकल, मीटियोर मतलब आप मीटियोर ड्रॉट जो है तब बोलोगे, पहली बात तो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, मतलब आपका प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए क्या है, इनएडिक्वेट रेनफॉल है। जब आपकी इनएडिक्वेट रेनफॉल है बहुत ही लंबे टाइम के लिए, प्लस प्लस ये जो रेनफॉल है इसका माल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, एक तो रेनफॉल हुई नहीं और हुई तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तो जब ये दोनों कंडीशंस हो जाती हैं तो हमारा होता है मीटियोरोलॉजिकल ड्रॉट। फिर दूसरा है आपका एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब ये है कि आपका सॉइल का मॉइस्चर इतना कम है, ठीक है, कि वो सॉइल का मॉइस्चर, आई वुड से कि सॉइल का मॉइस्चर इतना कम है कि वो क्रॉप्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्रॉप फेलियर हो जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप एग्रीकल्चरल ड्रॉट। अच्छा, अब कोई भी एरिया जो कि जहाँ का मोर देन 30% जहाँ का मोर देन 30% एरिया क्रॉप्स के अंदर है, ठीक है, तो उसको हम इस ड्रॉट वाले एरिया से, मतलब इस ड्रॉट वाली कैटेगरी से मुक्त कर देते हैं, उसमें उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इफ़ एनी एरिया जिसका मोर देन 30%, इफ़ यदि मैं बोलूँ कि इफ़ एरिया हैज़ मोर देन 30% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप, ठीक है, मतलब जैसे दिस इज द एरिया, ठीक है, अब इस एरिया का समझो दिस इज द 30%, मोर देन 30% है, ठीक है, इसका ये मोर देन 30% एरिया जो है वो किसके अंदर है, वो क्रॉप्स के अंदर है, क्रॉप्स के अंदर है, तो हम उसको जो एग्रीकल्चरल ड्रॉट है उससे उससे मुक्त कर देंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। अब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब क्या है कि जैसे आपके पानी के जो रिजर्वॉयर्स हैं, रिजर्वॉयर्स पानी के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके एक्वेफर्स हो गए, लेक्स हो गई, या फिर आपके कोई और भी रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है, रिजर्वॉयर्स, आपके जो लेक्स हैं या फिर कोई भी चीज़ है, जैसे आप रिवर ले लो, जो भी आपके पानी के स्रोत हैं, मतलब ठीक है, पानी के स्रोतों में आपका जो वाटर है वो इतना लो हो गया है कि अब जो रेन है, रेन मतलब आपकी जो प्रेसिपिटेशन है वो भी इसको क्या नहीं कर पा रही है, वो भी इसको रिप्लेनिश नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो दिस इज द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब आपके जो रिजर्वॉयर्स हैं जैसे कि एक्वेफर्स या फिर आपकी जो लेक्स हैं उनमें पानी इतना कम हो गया है कि अब आपका रेनफॉल या फिर जो प्रेसिपिटेशन है वो इन इन रिजर्वॉयर्स को रिप्लेनिश नहीं कर पा रही, रिप्लेनिश ना कर पाना रेनफॉल के द्वारा, ये होता है आपका हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। फिर इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, देखो, इकोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल सिस्टम फॉल हो जाती है। यहाँ पर
जो नेचुरल सिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है। क्यों लो हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर वाटर नहीं है, और वाटर नहीं होने की वजह से यहाँ पर इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो नेचुरल इकोलॉजी है या फिर नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम आई वुड से कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसकी प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाती है, उसको इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। फिर आपके पास है त्रिकाल। त्रिकाल क्या होता है? देखो, त्रिकाल मतलब थ्री, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। तो किन किन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है? पहला जो है यहाँ पर, दिस इज द अकाल, अकाल का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा ये है आपका त्रिनकाल, ठीक है, त्रिनकाल का कॉम्बिनेशन है। एंड फिर है आपका जलकाल। तो जलकाल तो आप समझ रहे होंगे, जलकाल मतलब कि वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है, यहाँ पर वाटर नहीं है। अकाल का मतलब है कि यहाँ पर फूड नहीं है, ठीक है। फिर त्रिनकाल का मतलब है यहाँ पर आपका फॉडर नहीं है। फॉडर नहीं है मतलब आपका जो है वो गाय का चारा वगैरह भी नहीं है। तो अकाल मतलब आपका फूड नहीं है, त्रिनकाल मतलब आपका फॉडर नहीं है, और जलकाल मतलब आपका वाटर नहीं है। तो ये तीनों मिलके जो है वो त्रिनकाल बना देते हैं, मतलब ये त्रिकाल बना देते हैं। दिस इज द त्रिनकाल एंड दिस इज द त्रिकाल। ओके, तो फिर ये जो है वी हैव डन विद द डिजास्टर्स। थैंक यू सो मच।